नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बीजेपी को दिल्ली से दूर रखने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया तो ऐसा लगा कि कमजोर विपक्ष में एक नई जान आ गई है। बीजेपी भी एक बार इस गठबंधन को देखकर सत्ते में आती दिखाई दी। हालांकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष गठबंधन की कमियां भी उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन में शामिल दलों के हाथ तो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन का मिलन अभी शायद नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच जो सिर्फ टोबल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारा को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं गठबंधन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला है। अब अखिलेश यादव को सबक सिखाने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। बता दें आपको, अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस को अब सबक सिखाया जाएगा। सपा मध्य प्रदेश का बदला उत्तर प्रदेश में लेने को तैयार है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी सभी 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी विपक्षी दल अपनी डपली, अपना राग वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में ये दल बीजेपी का एकजुट होकर मुकाबला कर पाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब एक दूसरे को सबक सिखाने का खेल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा इतना कि इसकी आग में अब इंडिया गठबंधन का झुलसना तय है। गुस्सा इतना कि इसकी आग में अब इंडिया गठबंधन का झुलसना तय है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी अब हम बाद में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ समाजवादी लोग वैसा ही रवैया अपनाएंगे। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया की बैठक में हमें ये समझ में आया था कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के हिसाब से फैसला ले रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, पूरी कहानी बताते हुए कि रात के 1 बजे तक मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। अब अखिलेश इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस दूसरे दलों को बेवकूफ बना रही है। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। दरअसल समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सपा के जावेद अली खान ने सीट को लेकर दावा भी ठोका था। खान का कहना था कि सपा मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 1 सीट पर जीती थी, जबकि 5 पर दूसरे नंबर पर रही थी। सपा के दावों के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सपा के दावे वाली सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा गठबंधन पर वीटो कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने लगा दिया। स्थानीय नेतृत्व का तर्क था कि मध्य प्रदेश में सपा के पास मजबूत संगठन नहीं है। सपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सहारे सीटों पर दावेदारी कर रही है। उधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी के घोसी में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाकर सपा को जिताया था। अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ा दिल दिखाए। दरअसल
जो हैसियत मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, वही हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। सपा की तल्ख रवैया देखने के बाद माना जा रहा है कि गठबंधन का पेच आने वाले वक्त में उलझ सकता है। अब गठबंधन टूटने के बाद सपा मध्य प्रदेश की उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। सपा ने अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में सपा को बिजावर सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन बनने के बाद सपा को कांग्रेस से समझौते की उम्मीद थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा जिस तरह से पेच फंसे सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है। ऐसे में सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब बीजेपी विपक्ष गठबंधन में सिर्फ टेबल पर तंज कस रही है। कांग्रेस और सपा के आमने सामने आने के बाद अब साफ है कि दोनों दलों में लोकसभा के चुनाव करीब आते आते खटास और बढ़ेगी। सपा मध्य प्रदेश का बदला उत्तर प्रदेश उसे लेने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सपा कभी भी कम पर समझौते के लिए राजी नहीं होगी। अखिलेश यादव को पता है कि अगर केंद्र में स्थिति उसके लिए अनुकूल होती है तो सीटों की संख्या ही मायने रखेगी। तो वहीं कांग्रेस की रणनीति है कि अधिक सीटों पर लड़कर ही वो संसद में ज्यादा संख्या बल हासिल कर सकती है, ताकि बड़ी पार्टी के तौर पर छोटे दलों पर दबाव बनाया जा सके। बहरहाल सियासी नफा नुकसान के इस गुणा गणित के बीच विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, तो सवाल ये कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की हवा निकल गई है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उससे तो यही साफ तौर पे जाहिर होता है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ जयकरण वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। जयकरण जी, आपका बहुत स्वागत है। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है रमेश जी। यतेंद्र कसाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। आपका बहुत स्वागत है। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे अशोक यादव जी के साथ करते हैं। अशोक जी, अभी तो 2024 लोकसभा चुनाव थोड़े दूर ही है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी गठबंधन जिसको बड़े तामे झामे के साथ आप लोग लेकर आए थे, उसकी तो हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। खटास पड़ गई क्या? देखिए नेहा जी, जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन में कोई खटास नहीं है, न तो इस गठबंधन के भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है। हम लोगों का चूंकि कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दल है और उस बड़ी दल के हिसाब से उसको बड़ा दिल दिखाते हुए मध्य प्रदेश में जो कि समाजवादी पार्टी की जो जहां हम ज्यादा सीटें भी नहीं समाजवादी पार्टी मांग रही है, वो सिर्फ वही सीटों पर क्लेम कर रही है जहां पे वो सेकंड नंबर पे रही है, जहां पे उसके विधायक रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश से के मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो सीटें हैं, तो उसको कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और गठबंधन धर्म का फर्ज निभाते हुए, गठबंधन धर्म निभाते हुए समाजवादी पार्टी को सीटें दें, ताकि इस इंडिया गठबंधन का जो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना था, उस उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का वहां पे 6.568 लाख वोट है और वहां पे हमारा बड़ा कैडर है, हमारा बड़ा संगठन है। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पाती है किसी वजह से, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि हमारे कार्यकर्ता, अगर कांग्रेस पार्टी करे कि हम वहां पे उसको समर्थन दे, तो हमारे कार्यकर्ता और वहां पे हमारे कैडर का क्या रोल होगा। तो इस तरह का नहीं संभव है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे हमारी जगह पे अगर कांग्रेस भी रहती है और हम अगर मध्य प्रदेश में रहते कांग्रेस की जगह पे, तो क्या कांग्रेस वहाँ चुनाव नहीं लड़ती? तो जयकरण जी, क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाया जा रहा सर?
जब गठबंधन की आप बात करते हैं और ये कहते हैं कि जब सीट शेयरिंग होगी लोकसभा चुनाव में भी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी संतुष्ट रखना पड़ेगा, सामने वाले को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव है, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, वोटों का कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि घाटा होगा, वोट कटेंगे एक दूसरे के। अब ऐसे में क्यों नहीं आप थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा रहे, कांग्रेस पार्टी क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा रही है? तो कह रहे ज्यादा सीटें भी नहीं मांग रहे, हम तो 7 से 9 सीटें मांग रहे हैं, जहां पर हमारा प्रत्याशी जो है वो अच्छे खासे वोटों के अंतर से आगे बढ़े थे। तो ये कह रहे हैं कि वहां हम सीटें मांग रहे हैं, वहां सीटें देने में कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? नेहा जी देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े मंचों से कहने का काम किया है कि देश को बचाने का काम अगर जो कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन कर सकता है। और प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े बड़े मंचों से कहा है, दूसरे प्रदेशों में जाने का काम पर कहा है। और इधर भी उन्होंने बयान देने का काम किया है कि देखिए, ये हमारे बड़े नेता जिनसे हमारी बात हुई है इंडिया गठबंधन के, वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ प्रदेश के लेवल के ये निर्णय नहीं हो सकता। मेरे कोई जवाब सवाल या मेरे प्रश्न उत्तर का भी कोई मतलब नहीं। हाँ, जहां तक आपका मानना है कि बड़ा दल दिखाने का, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दल दिखाती है और सबको सम्मान देने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से नेहा जी कि माननीय अखिलेश यादव जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका अनुभव जयकरण वर्मा के कई गुना ज्यादा है। मैं भी कभी कभी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उन्होंने जो कहने का काम किया, जो मीडिया में आप लोगों ने चलाने का काम किया, ये भी एक समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए दुख भरा क्षण रहा। ऐसा कांग्रेस की कोई कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ऐसे उनके मुखार बिंदु से ऐसे शब्द की उम्मीद नहीं करता है। अगर जो करता है तो करता इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका एक संगठन है। मैं बार बार फिर कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ घोषी का चुनाव हुआ तब हम बिना शर्त बिना लाग लपेट के उनको समर्थन देने का काम किया। हमारी क्या स्थिति रही, मजबूत रही या नहीं मजबूत रही, लेकिन मैंने समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से। ये भी कह रहे हैं कि हम भी आपको पूरा सम्मान देंगे और अब हम सबक सिखाएंगे कांग्रेस पार्टी को। नहीं, देखिए सबक सिखाने ना सिखाने का, देखिए ये सब मसाला किसी को मीडिया को मिल गया है, उनको एक चर्चा करने मसाला क्या, अभी आप बाइट चली थी, आपने खुद सुना। मैं कह रहा हूँ नेहा जी, मैं इतना कह रहा हूँ कि आप बार बार इसको भी दिखाना चाहिए कि अखिलेश यादव ने बार बार ये बात कहने का काम किया है, बड़े मंचों से कहने का काम किया है कि इंडिया ही माननीय मोदी जी से इस देश को बचा सकती है, इंडिया ही इस देश को सजाने संवारने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमें पता होता कि विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला नहीं बैठेगा तो हम तो इससे बहुत दूर रहते हैं इससे। देखिए वो माननीय अखिलेश यादव जी का बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जयकरण वर्मा नहीं बैठे थे, जितने हमारे पैनल के साथी बैठे थे ये नहीं बैठे हैं। वहां पर केजरीवाल साहब बता सकते हैं, हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता लोग बता सकते हैं और समाजवादी पार्टी के में अखिलेश यादव बता सकते हैं। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि यह निर्णय इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का है, शीर्ष नेताओं का है। इस पर हमारे जैसे लोगों के बयान का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपके तो नेता बयान दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो बाकियों की क्या इज्जत करेगा। अपने साथी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि अखिलेश यादव इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेहा जी मैंने पहले ही कहने का काम किया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस शब्द का प्रयोग अपने मुखार बिंदु से किया, क्या वो अच्छा लगता है? अगर जो अच्छा लगता हो, शायद मुझे लगता है कि देश दुनिया में किसी को नहीं अच्छा लगेगा, किसी नेता के प्रति तो हमसे छोटा हो या बड़ा हो। माननीय अखिलेश यादव जी को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको अगर जो कोई दिक्कत थी तो उनको चीफ मिनिस्टर से बात अशोक कर लेना चाहिए जी, था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और आप कह रहे जी गठबंधन में कोई आंच नहीं है, विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया वो अडिग है, तो फिर इसको ये कहा जाए कि हाँ भाई ठीक है,
अभी भी अडिग है और आगे भी रहेगा? देखिए नेहा जी, अगर समाजवादी पार्टी का आप गठबंधन धर्म का इतिहास देखेंगे तो हमने 2017 में कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा में गठबंधन किया था। हमने कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें दी थी। कांग्रेस पार्टी का आज के डेट में उत्तर प्रदेश में 2.38% का जनाधार है, समाजवादी पार्टी का लगभग 35% का जनाधार है। लेकिन समाजवादी पार्टी 4 कदम पीछे हटते हुए कांग्रेस पार्टी को पूरा स्पेस देने का काम किया, पूरा सम्मान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की भी उम्मीद है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसका बड़ा जनाधार है, मध्य प्रदेश में हमारा कम जनाधार है, तो लेकिन उस हमारे जनाधार के हिसाब से हमको कांग्रेस पार्टी अगर स्पेस देती तो ये सब दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को, चूंकि वो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दल है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको लेकर के साथ में चलें, और वो भी 4 कदम पीछे हटते हुए जिस तरह से हमने अपना बड़ा दिल दिखाया था उत्तर प्रदेश में, उस तरह कांग्रेस पार्टी को भी मध्य प्रदेश में बड़ा दिल दिखाते हुए एक 4 कदम पीछे हटके और हमें वहाँ पे स्पेस देना चाहिए ताकि समाजवादी पार्टी के तो क्या सबक सिखाएंगे? अच्छे बताइए, अगर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम भी सबक सिखाएंगे, तो क्या सबक सिखाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबक की जहां तक बात है कि अभी सब चीजों को मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सबक का मैटर नहीं है। मैटर यह है कि अगर हमें उम्मीद है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी को स्पेस दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी स्पेस देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हमें स्पेस नहीं दे पा रही है तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी हम कांग्रेस को उसी तरह से सीट शेयरिंग में स्पेस देंगे जिस तरह से हमें का जो मध्य प्रदेश में दे रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कहना था कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर समाजवादी पार्टी आपके लिए स्पेस दी है तो आपको देना चाहिए, नहीं आप देंगे तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस का जो 2024 का जो चुनाव, उस गठबंधन में जब आप आएंगे तो उसी रेशियो में हम भी कांग्रेस पार्टी को जगह देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहने का मतलब है, क्योंकि ये पॉलिटिकल भाषा है, ये मतलब उस टाइप की बात नहीं है जिस टाइप की बातें यहाँ पे मतलब आप लोगों के माध्यम से उस चीज को बढ़ा नहीं, हम हमारे माध्यम से क्या सर, हम तो बाइट दिखा रहे हैं, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला ये भी दिखा दिया कि ये भी कहा गया कि जो अपने पिता की इज्जत नहीं करता वो बाकी कार्यकर्ताओं के, हम जैसे कार्यकर्ताओं की क्या करेंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हम तो एज इट इज आपके सामने रख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, आप उस पर जवाब दे रहे हैं। रमेश जी, सवाल इस बात को लेकर सर, यहाँ तो पहले ही सर फुटबॉल की स्थिति है, क्या भविष्य देख रहे हैं आप इसका? देखिए, भविष्य तो ठीक है और कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनावों के ये नहीं था की बात नहीं कर रहे हैं। रमेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश हम करते हैं। कसाना जी का रुख कर लेते। कसाना जी, सवाल इस बात को लेकर कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है और ये बड़ा जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए को सत्ता से हटाना है तो ये गठबंधन हरा सकता है, लगता है भविष्य है इसका? निश्चित तौर पर नेहा जी भविष्य है और ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब 4 लोग बैठते हैं एक साथ तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि सारी चीजों पर सहमति बनती हो। कहीं ना कहीं हो सकता है जो बयान आप जिस बयान के बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरह की बाइट जो दिखाई जा रही है, वो एक तो वो पूरी बाइट नहीं दिखाई गई है, आप ये देख लीजिए, आगे से कटी हुई है और उसको पूरा कहीं पर भी प्रसारित नहीं किया गया। ये निश्चित तौर पर होता है कि जब 2, 3, 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं एक राज्य में तो कहीं ना कहीं सबकी इच्छाएं होती हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लड़ाने की। तो उसी प्रकरण में कांग्रेस के साथ जो अखिलेश जी का जो भी संवाद है और जिस तरह से हुआ है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोग बड़ी लड़ाई की तरफ देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है, किस तरह से जो देश के बेरोजगारों को बढ़ाने वाली सरकार है, उसको कैसे हटाया जाए। नौजवानों तो छोटी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, यही तो एक बड़ा सवाल है। हर राज्य, देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, कोई भी दल हो, वो राज्य में अपने हिसाब से लड़ते हैं और केंद्र की लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ते हैं। कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टी है तो उसको निश्चित तौर पर बड़ा हिस्सा बनता है और जो उसके घटक दल हैं, जो साथ में दल आए हुए हैं, जो भी पार्टियां पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में हैं, वो पार्टी अपने तरीके से अपने राज्य में चुनाव लड़ेंगी। तो उसी बात पे, उसी वजह से ये जो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ये हो जाएंगे बातचीत करने से। ऐसी कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं आ गई है कि साहब
गठबंधन टूट गया है या किसी को बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने नहीं, कहा यहाँ तो कि एक दूसरे को सबक सिखाने की बात हो रही है। यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि आप तो इज्जत ही नहीं करते थे अपने माता पिता की। बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पे है। तो ये भी बताया जा रहा है कि ये तो जो गठबंधन है जी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना था। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े, मैं लौटती हूँ। हमने सम्मान होते हुए देखा आडवाणी जी का, हमने सम्मान होते हुए देखा मुरली मनोहर जोशी जी का, हमने वो सारे लोग जिन्होंने उमा भारती जी का सम्मान होते हुए हमने देखा है। उन लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया और आज सरकार में बैठाया, उन लोगों का सम्मान हमने होते हुए देखा है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि अपने पिता का सम्मान नहीं करता, वो पहले अपने गिरिबान में झांके, वो देखें कि उन्होंने अपने बुजुर्गों का कांग्रेस के कितना नेता सम्मान कह किया रहे है। हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नहीं देखिए, कोई भी कुछ भी कहे, मैंने बता दिया गठबंधन अडिग है, अटल है, इसमें कोई दरार नहीं है। ठीक है, मैंने बताया ना कि चार लोग जब मिलकर लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सारी बातों से सहमत हो, कहीं ना कहीं असहमति होती है और वो बैठ के सुलझा ली जाएगी। इसमें इतनी परेशानी। मजे की बात यह है कि गठबंधन के जो है भारत के इंडिया का जो भी घटक दल हैं, उनमें यदि कोई कहीं पर कोई परेशानी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी खुशी होती है और उससे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं देवेंद्र जी। उससे ज्यादा खुशी पत्रकार लोग महोदयों को होती है कि चलो कुछ न कुछ ऐसा पत्रकारों को क्यों होगी सर, पत्रकारों को क्यों होगी? देखिए देवेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका मैं रुख करूंगी, उससे पहले रमेश जी का रुख कर लेती हूँ। मुस्कुराहट बनती है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का भाषण जो हुआ, ये पहली बार ऐसी अच्छी बात हुई। हम देख रहे हैं मायावती जी के बाद, मैं स्पष्ट कर दूं, मायावती जी के बाद पहले ऐसे जीवित नेता हैं जो जीवित रहते हुए अपने नाम की चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है रमेश जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर ये जो बात कही जा रही है कि देखिए ये तो गठबंधन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना है, ये क्या अखिलेश यादव को नहीं बताया गया था, या फिर जो पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हुई हैं उनको नहीं बताया गया था, या अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से अपनी अपनी पार्टियों ने डिसाइड कर लिया जी ये तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है, इसमें विधानसभा चुनाव का तो कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ये विधानसभा चुनाव का इसमें शामिल नहीं होता तो हम तो जाते ही नहीं मीटिंग में, हम तो इसको खारिज कर देते हैं। देखिए मैं बताऊं, पटना में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग हुई, तो जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई तो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनने के लिए, सीटों के बंटवारे के लिए, अरेंजमेंट के लिए कमेटियों का प्रस्ताव आया। तो तभी ये करीब करीब तय था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेगा। और यही वजह है कि जब राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ राज्यों में जिसमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और हमारी इस मामले में कांग्रेस से ना कहीं कोई तलखी है, ना कांग्रेस की हमसे इस मामले में कहीं कोई तलखी है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि अभी एक प्रवक्ता कह भी रहे थे। देखिए ये जो गठबंधन है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान कहाँ से बचता है या बनता है? संसद से। तो ये संसद के लिए लड़ाई है। जो अघोषित आपातकाल मोदी जी और शाह जी की जोड़ी ने थोप रखा है, उससे देश को बचाने की लड़ाई है। तो ये केंद्र सरकार से की जा रही लड़ाई है। नहीं, वही एक सवाल है, यहाँ तो अपनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही है तो केंद्र सरकार से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? ये तो यहाँ पे सोचने का विषय है ना सर। मैं देवेंद्र जी का रुख कर, मैं रमेश जी लौटती हूँ, मैं लौटती हूँ। समाजवादी पार्टी के भाई ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन अटूट है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल। अखिलेश यादव को सुना ना आपने, उन्होंने ये कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा चुनाव इसमें शामिल नहीं है तो हम नहीं जाते, हम तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही गए थे कि विधानसभा चुनाव। और दूसरी एक महत्वाकांक्षा ये भी है कि अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सीटें निकाल लेती है तो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल जाएगा फिर से, जो छीन लिया गया था। उसका भी मैं रुख करूंगी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन देवेंद्र जी, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि देखिए इंडिया गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बाहर कर सकता है, इतनी सर कोशिशें आप लोगों को सत्ता से बाहर करने की जा रही है, लगता है ये जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो पाएगी, वहां तक पहुंच पाएगा ये गठबंधन? लिया जी देखिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, विपक्ष का काम होता है, वो विपक्ष करता है, पूरा प्रयास करता है। और मैं इस गठबंधन के बारे में काफी जगह जो है चर्चा अलग विभिन्न चैनलों पर रही थी, मैं हमेशा से बोलता था और आज भी मेरा कथन वही है कि मैं उसी तरीके से कह रहा हूँ कि गठबंधन में शुरू से जब हुआ था तब से ही मतभेद थे और मतभेद के साथ साथ वो धीरे धीरे मन में भेद वाली स्थिति आ गई। हम मतभेद नहीं, हम मनभेद हो गए। ये जो भाषा यूज हो रही है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अखिलेश जी को आप हल्के में ले रहे हैं। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी से अलग बात करना चाहता हूँ कि अखिलेश जी को भी पता है
कि आने वाला भविष्य क्या है। जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, जो कांग्रेस की रणनीति है, वो रणनीति सीधी सीधी है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। और आज की तारीख में अखिलेश जी की मजबूरी है कि सबका टारगेट इस गठबंधन में एक ही है, वो है मुस्लिम धर्म, कि मुस्लिम वोटरों को कौन अपनी तरफ सबसे ज्यादा ले जाएगा, वही क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को खड़ा कर पाएगा। और ये अखिलेश जी ने जो है उन्होंने ये गणित लगा लिया। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कि जो हमारे साथी 35 की बात करते हैं कि हम परसेंटेज कहाँ जाते हैं, तो उसमें वो मुस्लिम 20+ जोड़ के अपने साथ चल रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है। कांग्रेस भी मुस्लिम को 20+ जोड़ रही है, सपा भी जोड़ रही है और बसपा भी जोड़ रही है। तो ये तो अकेला मुस्लिम 80% को प्लस कर रहा है, तो सब 20-20 जोड़ रहे हैं, घटा कर नहीं ले कि 6% आप उन्हें दे दो, 5 उन्हें दे दो, 4 हमें दे दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो 50+ जो है अपने दम पर बात करती है, किसी की बात नहीं करती, सबके बात और सबके विकास की बात। गठबंधन की जो स्थिति है, इस पर ज्यादा ना तो हमें खुशी की बात और न रंज की बात। गठबंधन को हमने कभी जो है ज्यादा कड़ाई से लिया नहीं था। हमारा एक काम है कि हमें मेहनत कर जो चीज मिली है, बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक जो हमने मेहनत की है लोगों के बीच में जाकर, उस पर विश्वास रखते हैं। चुनाव के लिए हम हमेशा तैयारी के साथ आते हैं, तर्क के साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं। ये गठबंधन है, आज ये गठबंधन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे यहाँ जो बिखराव की स्थिति है या फिर यहाँ पे जो तैयारियां हैं ये अलग अलग क्यों है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव में आखिर जो नाराजगी निकल के सामने आ रही है, ये नाराजगी आखिर क्यों। जयकरण वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर कि सर ये अलग अलग चुनाव लड़ना ठीक है, आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और भले ही अखिलेश यादव को ना पता हो, लेकिन ये हो सकता है कि कांग्रेस ने अपना सोच लिया हो, आम आदमी पार्टी ने अपना सोच लिया हो या फिर तमाम और राजनीतिक पार्टियों ने सोच लिया हो कि देखिए ये तो लोकसभा चुनाव के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, यहाँ विधानसभा चुनावों में लागू नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस को घाटा हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि अगर आपके सामने सपा का भी कैंडिडेट होगा, बीजेपी का भी होगा, तो सवाल इस बात को लेकर कि वोट क्या नहीं कटेंगे आपके, और वोट कटेंगे तो नुकसान नहीं होगा आपको क्या, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट आपके लिए रहेगा या क्या बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। क्या नहीं लगता कि ये गठबंधन यहाँ पे भी होना चाहिए था, नहीं तो वोट कटेंगे और नुकसान उसका उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। नहीं नेहा जी, देखिए अभी रमेश जी ने जो बात कही कि उनके भी प्रत्याशी, उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा करने का काम किया, लेकिन उनसे हमारी अनबन नहीं हुई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर जो समाजवादी पार्टी ने वहां प्रत्याशी उतारा है तो समाजवादी पार्टी ने जो प्रण लिया है इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का, संविधान और लोकतंत्र बचाने का, देश को बचाने का, तो इससे किसका फायदा होगा ये समाजवादी पार्टी को तय करना पड़ेगा। कथनी में और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और अंतर है भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आपके प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती। ऐसा कोई 1-2 उदाहरण नहीं है, कई बार के उदाहरण है। तो क्या नहीं लगता कि यहाँ पर भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तो अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कुछ तो बड़ा दिल दिखाए कांग्रेस पार्टी। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो बड़ा दिल दिखाती है और सबको एक गुलदस्ते में रखकर सबको बराबर का सम्मान देती है। कहाँ कांग्रेस पार्टी इससे पीछे आ रही है। मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज देश को जो बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सर पर आई तो उसने अकेले बीड़ा नहीं उठाया, उसने माननीय अखिलेश यादव जी को भी पुकारा, केजरीवाल साहब भी आए। नहीं, वो तो मजबूरी हो गई ना, वो तो मजबूरी हो गई, या अखिलेश यादव को आपने ऐसे पुकार लिया। नेहा जी, आप इसको मजबूरी कहती है। देश को बचाने की जिम्मेदारी अगर जयकरण वर्मा के ऊपर आई है तो इसको आप मजबूरी कहेंगे। नहीं तो आप अकेले कांग्रेस, ये कांग्रेस जो है वो देश को बचा सकती थी क्या? आपको जब लगा हल्की बात, मैं जानता हूँ नेहा जी, आपके लिए देश को बचाना हल्की बातें हो सकती है, लेकिन विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है। ठीक है अशोक जी, जब देश को बचाना इतना महत्वपूर्ण है और आप लोगों को लगता है कि देखिए ये स्थिति आ गई है कि अब देश को बचाना है, तो फिर 2-4 पे ये चूहे बिल्ली की लड़ाई क्यों? शेर बिल्ली की लड़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, सुन लेते हैं की तरह मत तोड़िए। अखिलेश यादव जी
कई विधायकों के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप उनको शेर बिल्ली या कांग्रेस को छोटा बड़ा करने की, हमें आपस में लड़ाने का काम मत कीजिए। नहीं, कोई किसी को नहीं लड़ा रहा सर, आप तो अपने आप ही लड़ रहे हैं। लोग हैं, मेरी बात सुनिए नेहा जी, हम इस इंडिया गठबंधन की यही खासियत है कि हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मोदी जी की तरह मीडिया के सामने बात होती है सर, ये भी एक विडंबना है। तरह तानाशाही नहीं इस पार्टी में, इस देश के लिए इंडिया का गठबंधन बना है, एक दूसरे को रहेगा और हर पार्टी के नेता इस देश को सजाए संवरने में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में और माननीय मोदी जी का जो झूठ का घड़ा फोड़ करके भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं सर, एक दूसरे को सबक सिखाने की भी बात मीडिया में होती है। और ये भी होता है कि विधानसभा चुनाव में जब अगर नहीं होना था तो हम आते नहीं, हम तो मीटिंग में नहीं, ये सब बातें भी मीडिया के सामने होती है। मीडिया अपने आप नहीं बना देता, आप लोगों ने कहा होगा सर। अशोक जी, उनसे पूछना चाहिए उन्होंने क्यों कहा। हाँ ठीक है अशोक जी, जल्दी से बड़ा दिल दिखाइए सर, आप भी देश को बचाना है, और जब देश को बचाना है तो फिर उसमें एक एक दो दो चार चार सीटों की लड़ाई क्यों? देखिए नेहा जी, देश को बचाना है, पूरा विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो अपने उस मुहिम में अभी तक मजबूती से खड़ा है और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह से मजबूती से खड़ा रहेगा। रह गई बात सीट शेयरिंग का, तो फिर मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो अभी भी हम लोगों को उम्मीद है, समाजवादी पार्टी को उम्मीद है, जिस तरह से हम लोग उसको उत्तर प्रदेश में जगह दिए, उत्तर प्रदेश में सम्मान दिए, मान सम्मान दिए, उसी तरह कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को क्यों सम्मान आपको ऐसा लग रहा है दरकिनार क्यों किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को? क्यों आप लोगों को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही जितनी आप लोगों को मिलनी चाहिए? देखिए अब कांग्रेस पार्टी का मामला है, इसमें मैं कैसे कह सकता हूं कि क्यों कांग्रेस पार्टी का इस तरह का बिहेवियर है, तो कांग्रेस के लोग ही बता पाएंगे इसका अच्छा जवाब जो है। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने लगातार यही प्रयास किया है कि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए इंडिया गठबंधन को, ये क्या कांग्रेस का अहंकार है क्या? आपने कहा कि ऐसा बिहेवियर है, ये क्या अहंकार में डूबी है क्या कांग्रेस? या फिर अब कांग्रेस को ये लगने लगा कि भारत जोड़ो यात्रा हुई, कांग्रेस में राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब हम अकेले दम पे या फिर हम बाकी पार्टियों के साथ भी हम चुनाव लड़ सकते हैं, या हमें यहाँ पे घाटा हो जाएगा मध्य प्रदेश में अगर हम समाजवादी पार्टी को टिकट देंगे तो? देखिए हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ऐसा कोई अहंकार वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल छत्र है मध्य प्रदेश का, उन लोगों का जो इनका क्षेत्रीय नेतृत्व है उनके बीच कोई कम्युनिकेशन गैप हो पा रहा है, हो जा रहा है, या जो भी दिक्कत कमलनाथ तो कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश वखिलेश, वो कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश वखिलेश की बातें मत करिए अब। नेहा जी देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप वहाँ मध्य प्रदेश की है उसका और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। और हम लोग अभी भी आशान्वित हैं और अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कि अपना शीर्ष नेतृत्व इसको इंटरवीन करके मामले को शॉर्ट आउट करे, ताकि जो बिना मतलब की बहस लगातार 2 दिन से चल रही है, गठबंधन टूट रहा है, ये हो रहा है, वो ये सब चीजों पे ब्रेक लगाए कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की ये भी जिम्मेदारी जो कह रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता, आप लोग सब कहते हैं कि देखिए हम तो एक विचारधारा वाले हैं, सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, आप लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। रमेश जी, जब एक विचारधारा वाली जो पार्टी के कई कैंडिडेट होंगे, क्या नहीं लगता वोटों का बंटवारा हो जाएगा? दिक्कत होगी आप लोगों को ही। अगर आप राजस्थान में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उतार रहे हैं, मध्य प्रदेश में उतार रहे हैं, तो वहां कांग्रेस पार्टी भी उतार रही है, समाजवादी पार्टी भी उतार रही है, तो नहीं लगता कि 3-4 जगह तो बढ़ जाएंगे वोट, फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा उसका? देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इस तरह मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है 2 + 2 = 4। और हमें यहाँ बैठ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि जो जनता है वो किसी प्रकार से मूर्ख बन सकती है। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ तेलंगाना के मामले में सुनवाई करते हुए कहा भी, जब वो चुनाव चिन्ह के लिए लड़ाई हो रही थी, कि जनता समझदार है, तो हर दल जनता के सामने अपना कार्यक्रम लेकर के जा रहा है और उस कार्यक्रम पर जनता से समर्थन मांग रहा है। और आप ये क्यों बोल रही हैं कि वोट चाहे हमें मिले, कांग्रेस पार्टी को मिले, विपक्षी गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें सारी पार्टियों की हिस्सेदारी हो जाएगी, तो इसमें कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। तो मतलब चाहे कांग्रेस को वोट मिल जाए लेकिन वो समझ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, या आम आदमी पार्टी को मिल जाए तो ये समझ लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी को मिल जाए तो ये समझ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के खाते, मतलब
किसी को भी डाल देखिए, दें, ये ऐसा- समझ ले मतदाता- जनता कि मतदाता- देखिए हमने विपक्षी गठबंधन को वोट दिया है। मतदाता को हमें ये बताना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब इस देश पर शासन करने लायक नहीं बची है। बहुत सी कमियां अब इस पार्टी में आ चुकी हैं, इस पार्टी के नेतृत्व में आ चुकी हैं। ठीक है रमेश जी, राजस्थान में जनता को क्या समझा रहे हैं आप? राजस्थान में जनता को हम ये समझा रहे हैं कि देखो भाई, दिल्ली और पंजाब में हमारा शासन देखिए, हाँ। हमने कितनी कुशलता से शासन चलाया है। और दिल्ली में जिस तरह से पावर सेक्टर का रिफॉर्म किया है, एजुकेशन सेक्टर का रिफॉर्म किया है, हेल्थ सेक्टर का रिफॉर्म किया है, उसको हमने पंजाब में लागू किया है, सफलतापूर्वक लागू किया है। और यदि राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में मौका मिले, इवन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मिजोरम है, उत्तर पूर्व, वहां भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़ा हुआ है, मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही क्या? मैडम, ऐसा है कि हम एक राष्ट्रीय दल हैं और लोकतंत्र में किसी भी दल का धर्म होता है चुनाव लड़ना। हम अपने राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं, निर्णय जनता को लेना है, जनता डिसाइड करेगी। नहीं तो ये सवाल तो वही है ना सर कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए मौजूदा सरकार राजस्थान में जो है वो बेहतर काम नहीं कर रही, शिक्षा के क्षेत्र को नहीं उठाया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि देखिए बेहतर आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, हम आएंगे तो सुविधाएं देंगे। ये जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तमाम तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं। लेकिन 2024 में उनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ लेंगे। अभी वो खराब है लेकिन 2024 में वो अच्छे कैसे हो जाएंगे? नहीं, आप यहाँ पे अंतर्विरोध जो समझने का प्रयास कर रही हैं, वैसा अंतर्विरोध नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और आप भारतीय जनता पार्टी को अकेली इकाई क्यों समझ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी स्वयं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं एनडीए के नाम से भी बोल रही हूँ। जी, एनडीए एक बड़ा गठबंधन के रूप में भी सामने आया। ठीक तो है। एनडीए अपने आप में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिकीर्ति नहीं है। एनडीए अपने आप में कई दलों का गठबंधन है और उनके कैंडिडेट भी खड़े होते हैं एक दूसरी जगहों पे। इसलिए आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हम अगर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो हम अपने ही साथी के विरोध में कर रहे हैं। जी नहीं, हम वहाँ पर जो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके विरोध में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और ये जनता को समझ में आता है। ठीक है, सवाल इस बात को लेकर कसाना साहब, ये क्या संदेश जा रहा है जनता में? यहाँ पे तो हम अलग अलग हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आज अगर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सरकार पाक साफ हो जाएगी, वो नेता पाक साफ हो जाएंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, देश में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाएगा। तो ऐसे में किस हिसाब से आप जनता के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि देखिए अब हमें वोट दीजिए, जबकि इसके सामने पहले आप लड़ चुके हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बस इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि ये सवाल विपक्ष से न पूछकर सरकार से और प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि जब एक दिन पहले वो घोषणा करते हैं और बताते हैं किसी राज्य के लिए कि वहाँ पर इतने लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है, 70,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, और अगले दिन उसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को जिसके बारे में ये कहा गया उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो वो क्या नसीहत देना चाहते हैं देश को, क्या नजीर पेश करना चाहते हैं, ये तो वो लोग बेहतर जानते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विपक्ष से न होकर क्वेश्चन ये सत्ताधारी दल से होना चाहिए, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जो लोग आज शासन में, उन्हें बताना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एनडीए में इस समय 38 दल हैं जो उसके घटक हैं, और इंडिया गठबंधन में अभी जो है 26 दल है। तो 38 ज्यादा होते हैं या 26? तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये लोग कैसे इकट्ठा रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, आम चुनाव से पहले इनके साथ 47 दल थे, और प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से या उनकी पार्टी, इसमें एनडीए में तो बीजेपी मुख्य पार्टी है। मैं बता रहा हूँ, इसमें कौन सी इनको मुख्य पार्टी? एमडीएमके, डीएमके, पीएमके, टीडीपी, सुनिए मैं आपको ना, अकाली दल और ऐसा शिवसेना जो इनकी जब से बीजेपी बनी तब से उनके साथ थी, ये सब लोग उन्हें छोड़ के भाग गए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज ये फिर उन लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, ईडी और सीबीआई के छापे लग रहे हैं, और यदि ईडी और सीबीआई से बचना है तो आप वापस आ जाइए एनडीए में। तो ये भी एक वो है, और आप उस पर कोई बात नहीं। राजभर जी जो कल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या क्या बताते थे और उन्हें मठ वापस भेजने की बात करते थे, आज उनको वापस बीजेपी में ले लिया गया, अपना सहयोगी बना लिया गया, उस पर कोई बात नहीं करता। उन पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अखिलेश यादव जी नाराज हैं भाई, मैं
तो उस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने की तरफ से बात आई, कांग्रेस के नेता की तरफ से। और चलिए कोई बात हो भी गई तो निश्चित तौर पर बैठकर बात हो जाएगी। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है भाई, आज नॉमिनेशन थोड़ी हो गया है। नहीं, यहाँ हो पे तो सकता एक कुछ दूसरे को चीजें सबक वापस आ सिखाने की जाएंगी बात हो रही है ना, इसलिए ये सबक चीजें मैटर बड़ा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, उनके पास सबक सिखा, हमारे पास क्या है, हम अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी सबक सिखाएंगे, लेकिन हमारे पास सबक सिखाने के लिए ईडी और सीबीआई नहीं है ना। हो सकता है यदि ये होती तो हम भी भेज देते उनके पास ईडी और सीबीआई, सब चीजें शांत हो जाती, ठीक हो जाती, लेकिन वो सब चीजें हमारे पास नहीं है। तो इसलिए निश्चित तौर पर हमारे नेता की नाराजगी है, अखिलेश यादव जी नाराज है, और उनकी नाराजगी मैं तो ये कहूंगा नहीं, तो कांग्रेस के ये बड़े कहा जाता है नेताओं को, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, कांग्रेस के ये बड़े कहा जाता है आप लोगों को किसने कि कहा? देखिए छोटे प्रधानमंत्री मोटे कहते हैं, ने- प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा मैं जोड़ा। बड़ा सम्मान करता हूँ, देश ने उन्हें मैंडेट दिया है, और ये सच बात है, वो अपनी कई बातें भूल जाते हैं। अब उम्र हो गई है, 73 साल उम्र हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी भूलने लगता है। उन्होंने 2014 में जो वादे किए थे वो आज भूल गए। उन्होंने जो 10 करोड़ नौकरियों की बात की थी वो भूल गए, 15 लाख सबके खाते में आने थे वो भूल गए, वो बहुत सारी, अडवाणी जी का सम्मान करना भूल गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो समय के साथ भूलते तो जाते समझदार है हैं। ना? तो जनता समझदार है, ठीक है, बदलेगी। 2014 में बनाया, 2019 में बनाया। आज ये जो इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, जो लोग गाली दे रहे थे उन्हें, जो बीजेपी को भस्मासुर और क्या क्या बता रहे थे, आज उनको इकट्ठा करके ये लोग ला रहे ठीक हैं है अपनी देवेंद्र पार्टी जी, में। आप तो कहते हैं ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सर, ऐसे नेता, कौन से नेता छूट गए जहां पर सीबीआई और ईडी के छापे नहीं पड़े और उसके बाद वो नेता आपकी पार्टी में आ गए तो फूल माला पहना के उनका स्वागत कर दिया जाता है। एक दिन पहले बताया जाता है चक्की पीसिंग और वो बाद में आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जब जाते थे पश्चिम बंगाल तब कोसते थे उन्हें, वो आपकी पार्टी में है। हेमंत बिस्वा शर्मा, एक लंबी फहरिस्त है सर, एक लंबी फहरिस्त है। अगर नाम बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतने नेता हैं जहां जिन पे आरोप है और वो अब आपकी पार्टी में है, सब पाक साफ हो गए। तो ये भ्रष्टाचारी गठबंधन कैसे हो गया और आपका कैसे पाक साफ हो गया? लिया जी, पहली बात तो मैं कहूंगा कि आपने डिबेट कर ली और मुझे इसमें ज्यादा मौका भी नहीं मिला, मेरे लिए कुछ ज्यादा था भी नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से बात निकल कर आई है, ये ईडी और सीबीआई पर हम काफी गहन डिबेटें करते हैं, और मैं तो हमेशा अपनी डिबेट में बोलता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष जो है कई बार इकट्ठा होकर उसमें प्रयास भी किया साबित करने का, और जो नाम आपने गिनाए हैं, जिन नेताओं के गिनाए हैं, पहले तो आप इनके पास जो है 35 वो एडवोकेट, वो वकील हैं जो भारत के साथ साथ विदेशों में मुकदमे लड़ते जाते हैं। कई बार जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में भी जाकर मुकदमे लड़े गए। ये गठबंधन का हिस्सा है और नेता भी है। ये बैठकर कर जाते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा जाए। पहली बात तो उनके खिलाफ जो है उन्हें चेक करें कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके मुकदमे खत्म कर दिए गए हैं या उनकी जो हेयरिंग है वो कम कर दी गई है। फिर पढ़ते नहीं है ना सर ईडी सीबीआई के छापे। अब कहाँ पता चलता है कि शुभेंदु अधिकारी के यहाँ पे ईडी और सीबीआई पहुंची, बताइए ना। बता रहा हूँ, मुझे मौका मिला तो अजीत पवार के यहाँ कहाँ पहुंची, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कहाँ पहुंची? दूसरा ये कहे कि देश बचाओ देश बचाओ। अरे 60 वर्षों में 70 वर्षों में इस देश के साथ क्या क्या हुआ, इसे तो मिटा नहीं सके। और 9 वर्षों में 14 के बाद 19 में प्रसाद स्वरूप, समर्थन स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप माननीय देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का मैंडेट दिया है वो काम उन लोगों का है। वो जानते हैं कि देश। लेकिन सर ये जितनी एकजुटता दिखा रहे हैं, लगता है कि आने वाले वक्त में आप लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर सुनिए अगर आपका भ्रष्टाचार का मुकदमा तो ईमानदारी से आइए नहीं कि हमका मुकदमा गलत है, हमका गलत होगा। आप करिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप जाइए मुख्यमंत्री के खिलाफ। अरे आप अपने खाते चेक कराइए एक बार। आपका जाकर जब भी आप नामांकन होता है उसमें सारी चीज दर्ज है। आप उठाकर मोदी जी के गुजरात तक यहाँ तक का चेक कराइए और योगी जी का उत्तर प्रदेश से कराइए, अखिलेश जी का भी कराइए, और इसमें आपको मेरे को बहन जी का भी कराइए, मुझे कोई बुराई नहीं है। लेकिन सोनिया और राहुल गांधी का जरूर हो, साथ साथ प्रियंका जी का भी हो, और साथ साथ और जो विपक्ष के जो बड़े नेता, मुझे नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है, वो कराए। भैया ईमानदार हो ना, देश बचाना है हो ना, तो बताइए ना देश किस देश को बचाओगे। अरे देश को लूटने खाने वाले आप तो लोग हो। 70 वर्षों में भी देश को
जयकरण जी कह रहे देखिए देश तो बचा हुआ है, किस देश को बचाने की आप बात कर रहे हैं? सोच बदलो, देश बदलेगा। चुप कराइए थोड़ा सा। अब सुन लेते देवेंद्र जी। ठीक है बोलिए आप। ठीक है सर, ये चुनावी रैली नहीं है ना, अभी वक्त है, रुक जाइए थोड़ा सा। नहीं भाषण नहीं सुनना ना, अच्छा भाषण देते हैं सर, रुक जाइए थोड़ा, वेट करिए। देखिए नेहा जी, बीजेपी प्रवक्ता का इतना गुस्सा होना लाजमी, इसलिए लाजमी है। गुस्सा मुझे नहीं होगा, मुझे हथियार सुनने का भी काम कीजिए। नेहा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा लाजमी इसलिए सुन लेते देवेंद्र जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस देश को हम बचाने की बात कर रहे हैं, मैं उसी देश को बचाने को नेहा जी बात कर रहा हूँ जिस देश को माननीय मोदी साहब बेच करके भारतीय जनता पार्टी की दुकान चला रहे हैं, उनके कार्यालय को बनाने का काम कर रहे हैं, अडानी साहब की जेब भरने का काम कर रहे हैं, हम तो हमारे जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। नेहा जी उसी देश को हम इंडिया गठबंधन वाले बचाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी जैसे प्रवक्ता लोग बैठ करके अनाप शनाप बोलने से देवेंद्र जी मैं जानता हूँ कि हो सकता है इस बार आप राष्ट्रसभा भेज दिए जाए। इतने शब्दों का आप प्रयोग करोगे, मैं मुझे पूर्ण विश्वास है, सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, आपको माननीय मोदी जी राष्ट्रसभा जरूर भेजेंगे, क्योंकि अनाप शनाप बोलना आपके मुखार बिंदु से उनको अच्छा लगता है और भेजना भी चाहिए ऐसे लोगों को। जैसे जब लोग देश को चलाने वाले नहीं होंगे, एक करके बोलिए ना प्लीज, ऐसे नहीं देवेंद्र जी, रुक जाइए प्लीज। नहीं बन पाएगी, इसलिए देवेंद्र जी आपकी छटपटाहट मुझे साफ दिख रही है, आपकी भी दिख रही है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि आप जैसे आग लगाने वाले लोगों को राज्यसभा जरूर भेजे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेड़ा गर्क हो रहा है और नीचे चला जाए। ठीक है अशोक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की बात करती है, क्या ये जातियों का कार्ड खेलकर एक काट ढूंढ ली है क्या? मैं आ रही। लेकिन नेहा जी भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसका ठीक उल्टा करती है। ये करती है हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। नेहा जी आप ये बताइए, राष्ट्र निर्माण आपका ऐसे नहीं ना, मैं इंटरेस्ट के लिए मौका दूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक करके अशोक जी बोल रहे हैं ना अभी, अशोक जी का ठीक है, अशोक जी का टर्न है। देवेंद्र जी नहीं ऐसे नहीं, इनकी आवाज थोड़ा कम करवा दें प्लीज। नेहा जी की आवाज थोड़ा कम करा दें। देवेंद्र जी देखिए ऐसे नहीं, देखिए मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आवाज बंद करवाऊं, ऐसे नहीं ना। जयकरण जी, ये कौन सा तरीका है आप लोगों की डिबेट करने का? प्लीज क्या तरीका? नहीं ऐसे नहीं प्लीज। देवेंद्र जी मुझे आवाज आपकी बंद करवानी पड़ेगी। देवेंद्र प्रमुख जी, चलिए मैं पीसीआर से कहूंगी आवाज बंद कर दीजिए। नहीं ये तरीका नहीं है ना सर। देवेंद्र जी ये तरीका नहीं है ना, प्लीज मर्यादा में रहिए ना सर। डिबेट की एक मर्यादा होती है, एक सीमाएं होती है, चिल्लम चिल्ली वाली डिबेट नहीं चलती है। या शालीनता से अपनी बातों को रखा जाता है और हमेशा आप लोग आते हैं हमारे साथ डिबेट करते हैं। या कभी ऐसा होता है कि सर चिल्लम चिल्ली हो, नहीं समझ में आए कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं? सर हम बहुत शालीनता के साथ एक मर्यादा में रहकर और पूरा समय देकर डिबेट करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब अपनी अपनी सीमाओं में रहेंगे ना सर। अशोक जी बोल रहे थे, अशोक जी का वक्त। अभी जयकरण जी रुक जाइए प्लीज। नेहा जी अशोक जी की आवाज नहीं आ पा रही। जयकरण जी बोलिए। जयकरण जी चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।